वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ फ्यूचर टीचर। तो फ्रेंड्स, हम पहले ड्राइंग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए हमने ये भी डिसाइड किया है कि आपकी पढ़ाई को भी हम कंटिन्यू रख सकें। इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की साइंस की बुक की ये सीरीज, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प मिले। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी बुक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डायरेक्ट यहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे 10th में कितने पार्ट रहते हैं साइंस के, हर पार्ट में से कितने चैप्टर रहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये हमारी एनसीईआरटी बुक है, इसी को मैं ओपन करती हूँ। देखिए, स्टार्टिंग की जो हमारे 5 चैप्टर रहते हैं वो हमारे केमिस्ट्री के रहते हैं। यानी हमारे केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 5। इसके बाद जो हमारे ये 4 चैप्टर रहेंगे वो रहेंगे बायो के। फिर ये जो हमारे चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक रहेंगे, ये हमारे रहेंगे फिजिक्स के चैप्टर। और ये जो वापस से हमारे 3 चैप्टर आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं जनरल साइंस के अंदर, या फिर आप इसे बायो भी बोल सकते हैं। हम बायो ही लेके चलते हैं आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा इंडेक्स रहता है। सबसे पहले हम हमारी केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो हमारा पहला चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैं आपको इसे बुक से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और अगर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट होगा नोट डाउन करने का तो वो भी हम नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 नेम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9th में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? हम बहुत सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं, कागज का फटना। भौतिक परिवर्तन यानी जिनको हम वापस चेंज कर सकते हैं, पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं। अगर कागज फट चुका है तो आप उसे जोड़ के वापस चिपका सकते हो। तो ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके अलावा मोमबत्ती, भौतिक परिवर्तन में एक उदाहरण हमने देखा कागज का फटना, दूसरा हो गया मोमबत्ती का पिघलना। ये सब भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि हम इसको वापस पलट सकते हैं। मोमबत्ती अगर पिघल चुकी है तो मोम वापस जम के हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो चुका है, अब आप इसको वापस पहले वाली अवस्था में नहीं ला सकते हो। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, गर्मी में जब हम दूध को बाहर रख देते तो दूध फट जाता है। तो ये क्या हो गया? दूध का फटना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि आप फटे हुए दूध से कभी भी वापस दूध को नहीं ला सकते। दूसरा, दूध का दही में जमना। दही को हम वापस दूध में नहीं जमा सकते, इसलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पहले वाली अवस्था में आप नहीं जा पा रहे। दूध का दही में जमना। थर्ड एग्जाम्पल, हम जो भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारा शरीर पचा लेता है। उसके बाद हम दोबारा उसे वापस पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं ला पाते। तो ये भी क्या हो गया? आपका रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पाचन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपने प्रीवियस क्लासेस लाइक आपकी 9th 8th क्लास, इनमें आपने इसके बारे में पढ़ा था। तो जो रासायनिक परिवर्तन है, इन्हीं से हम एक नाम निकालते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो किस कारण होता है कि वहाँ पे क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे जब दूध दही में बदला था तब भी वहाँ क्या हुई थी? रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। ठीक है, तो ये हमने रासायनिक अभिक्रिया का देखा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हमें कैसे पता चल रहा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो इसके लिए कुछ प्रेक्षण होते हैं। क्या क्या प्रेक्षण हम देखते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? पहला होता है अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। जब भी अवस्था परिवर्तित हो रही है यानी कि वो क्या है? आपकी रासायनिक परिवर्तन, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सेकंड, रंग में परिवर्तन हो रहा है। थर्ड,
कोई गैस निकल रही है या उत्सर्जन हो रहा है, तब भी क्या हो रही है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ये सारे उसमें होने चाहिए परिवर्तन, तभी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। टेम्परेचर यानी तापमान में चेंज आ रहा है। अब अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक में देखें तो रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा पहला उदाहरण हाँ, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो आपकी बुक का ही मैं ले रही हूँ क्योंकि बुक का ही एग्जाम्पल हमारे आगे बोर्ड एग्जाम या फिर एनसीईआरटी में काम आता है। बुक का एग्जाम्पल है कि चमकदार श्वेत लोह के साथ, यानी जो बिल्कुल शुद्ध ज्वाला होती है, उसके साथ हम जब मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम आतिशबाजी वगैरह में करते हैं। तो उसके दहन के साथ क्या होता है, एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित वो हो जाता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए मेरे साथ थोड़ा सा, ताकि आपको आगे ध्यान रहेगा कि आपने क्या पढ़ा था। चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो एक श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दहन के लिए क्या जरूरी होती है, ऑक्सीजन। यानी दहन का मतलब है कि हम मैग्नीशियम की क्रिया किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, O2। यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम क्या करवा रहे हैं, दहन करवा रहे हैं। गर्म करने का साइन ये ऐसे लगाते हैं, यानी जब इसको उच्च ताप दिया जाता है तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है, श्वेत चूर्ण। श्वेत चूर्ण किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन से रंग का होता है, ये श्वेत कलर का चूर्ण होता है। चलो अब मैं रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा सा आपके लिए परिभाषित कर देती हूँ। क्या होती है, जैसे हमने ये लिखा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारक क्रिया करते हैं। अभिकारक परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक परस्पर क्रिया कर उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ क्या है, आपकी अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये दोनों मेन है, अगर यही नहीं होते तो अभिक्रिया आगे कभी संपन्न ही नहीं हो सकती थी। तो उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक क्या हो गए आपके, जो अभिक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। 1 अभिकारक क्या हो जाएंगे इस अभिक्रिया में, जो इस अभिक्रिया में कौन स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो अभिकारक क्या हो जाएंगे हमारे, मैग्नीशियम एंड O2। ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक परस्पर क्रिया करके जो नया पदार्थ बना रहे हैं वो क्या है, आपका उत्पाद। यानी जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्रिया करी तो क्या बना आपका, MgO बना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी उत्पाद हो जाएगा। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमें कैसे लिखनी होती है, इस रूप में। हमें तो ओनली एक स्टेटमेंट पता था कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हुआ तो हमें क्या मिला, श्वेत चूर्ण मिला। इसको हमने इस फॉर्म में कैसे लिखा, इसके कुछ रूल होते हैं। 1 इसको क्या, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग लिखते हैं अभिकारक, यानी जिसने अभिक्रिया स्टार्ट किए। अगर एक अभिकारक है तो हम ओनली एक लिखते हैं, अगर एक से ज़्यादा अभिकारक है तो हम ऐसे प्लस का साइन लगाकर उनको लिख देते हैं। तो अभिकारक हम कौन सी साइड में लिखते हैं, RHS साइड में। यानी अभिकारक को कौन से पक्ष में लिखना होता है, दाएं साइड, यानी RHS साइड में। उसके बाद उत्पाद को हम कौन सी साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यानी जो हमें नया पदार्थ मिल रहा है वो कौन सी साइड हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अभिकारक और उत्पाद दोनों को किसके द्वारा हम एक दूसरे से संबंधित करते हैं, एक तीर लगा के। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे RHS साइड में अभिकारक। ये कोई भी जनरल अगर आप समीकरण लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रही हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम अभिकारक। अभिकारक हमने कौन सी साइड लिखे, RHS साइड। उसके बाद LHS साइड में हम क्या लिखते हैं, उत्पाद। और इन दोनों को एक दूसरे से संबंधित कैसे करते हैं हम, एक तीर लगा के। यह मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताया है। इसके बाद और भी कुछ नियम होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए,
तो ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स इंतजार करें हमारे नेक्स्ट पार्ट का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप आगे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।